पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मुझे इस लाइन में वैसे पैसा कमाने की इतनी चाह नहीं है। सॉन्ग्स की पकड़, बीट कहाँ से लेते हैं कहाँ छोड़ते हैं, वो मैंने सीखी। तो सिंगिंग हम कैरोके करते हैं, स्टूडियो में गए, स्टूडियो एक 4 दीवारी में हुआ, वहीं तक सीमित था। जो पैसे दे के गाते हैं लोग, वो गाते हैं जो अभी सीख रहे हैं। मैं गांव में, मेरी बात हुई है अपने भाइयों से, फादर से। मैं वहाँ अब ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, उनका जैसे आँखों का ट्रीटमेंट होता है, वो सारा मैं वहाँ पे करूँगा। वो परमानेंट एक ऐसी डिस्पेंसरी में बनाऊँगा। वेलकम टू फेस न्यूज़, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज योगेश मलिक जी मौजूद हैं, जो कि एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ कला के क्षेत्र से भी इनका ताल्लुक है। सिंगर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। इवेंट की अगर बात करें, जो आजकल जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, सिंगर हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। और एक इन्होंने ख़ास तौर से जो है इवेंट की दुनिया में भी एक नया कदम रखा है। बहुत अच्छे इवेंट ये करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमसे जानना चाहेंगे। योगेश मलिक जी, आपका स्वागत है। तो उसका मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक आप अच्छे जो बिजनेसमैन की हैसियत से पहचाने जाते हैं, वो तो एक बिजनेस करते करते, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपका ताल्लुक है, करते करते एक सिंगिंग की तरफ और कला के क्षेत्र की तरफ कैसे रुझान हुआ? एक्चुअली मैं बेसिकली तो हूँ शामली से। शामली के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ को मैं बिलोंग करता हूँ। और 2000 में मैं दिल्ली आया था। जी। जब दिल्ली आया था तो कुछ एमएनसी कंपनी थी, उनमें मैंने स्टार्टिंग की। उसके बाद फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, वहाँ से होते हुए फिर मैं बिल्डर लाइन में आया था। और वो सफ़र भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। आज भी मेरे यहाँ खेती होते हैं, मेरे मम्मी पापा वो दोनों गांव में ही रहते हैं। मतलब कृषक परिवार से हैं पीछे से आप जो? बिल्कुल, तो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और जी। खेती प्रॉपर होती है। हम चार भाई हैं, 3 वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। वो अपने अपने बिजनेस में हैं। बड़े भाई मेरे आर्मी स्पोर्ट्स में, वो भी दिल्ली में पोस्टेड है अभी। तो ये करते करते फिर मैं अपने कुछ दोस्तों को देखा रियल एस्टेट में। तो लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो टाटा एजी मैंने छोड़ी थी जी। इंश्योरेंस से। और मैं अपने दोस्तों को देख के, जो एक आज अच्छे बिल्डर भी हैं नोएडा के, उनके साथ मैं रियल एस्टेट में जुड़ा था। वहाँ से फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। पहले 6-7 साल तक मैंने एक अच्छा नाम कमाया, अच्छा बिल्डर में रहा हूँ। मेरे यहाँ करीब 150 लोगों की कंपनी रही है। 9000 स्क्वायर फीट में ऑफिस चलाया मैंने। एक मुकाम जो कहते हैं लोग हासिल करने में ज़िंदगी बीत जाती है, वो मैंने 5 साल में कवर किया पूरा। उसके बाद एक बचपन से मेरा थोड़ा सा था सिंगिंग का, मतलब एक कहते हैं ना एक कीड़ा था अच्छे से। और वो मेरे को भी आइडिया धीरे धीरे हो गया था जब मैं गाड़ियों में गाता था। जब आदमी के अंदर कोई कला होती है ना, उसको खुद पता चल जाता है किस लेवल तक की है। पहले घर में गाता है वो बैठ कर, फिर बट कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल। वे कहते हैं ना कि मैं स्टेज पे जाके अगर माइक मेरे हाथ में दे दोगे तो मैं नीचे आ जाता। एक बार तो ये भी हुआ था कि मैं घर में ही रूम बंद करके अपना एक प्रैक्टिस कर रहा था। बच्चे आए, उन्होंने गेट खोला तो वो मेरा गाना ही वहाँ से एकदम से छूट गया। तो एक हेरिटेशन था जिसको कहते हैं ना कि आदमी घर में बैठ के बंद कमरे में कुछ भी कर सकता है, बट पब्लिक के सामने जब जाते हैं तो उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। तो वो पहला चांस मुझे मिला था यहाँ SSS स्टूडियो। मेरी फेसबुक के थ्रू किसी एक सिंगर से मुलाकात हुई थी। वो लड़की फिर मुंबई चली गई थी। आज उसका भी एक अच्छा नाम है सिंगिंग में जी। बट वो मेरे को स्टूडियो दिखा के गई थी सोनू का। तो सोनू के यहाँ मैं स्टार्टिंग में जब आया तो पीछे में बैठता था, जहाँ पानी वगैरह पीते हैं बैठ के। ऑडियंस के बीच में आप रहते थे? हाँ, वहाँ से मैंने देखा लोगों को गाते हुए। जी। फिर पहले दिन जब स्टेज पे गया, गाना मैंने गाया तो लोगों ने थोड़ी तारीफ़ करी, तो मेरा और हौसला बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे जो जितने भी फीमेल सिंगर हैं दिल्ली की, या अच्छे जो सिंगर हैं, सबके साथ मैं गाए हुए हैं। मगर आपके हौसले को सलाम है। आपने जो है सिंगिंग के क्षेत्र में जो एंट्री की, बिना किसी से सीखे, अब ऐसी देखकर आपने जो है गाने सुने, कहाँ से प्रेरणा, कहाँ से मिली आपको ये सब? ये एक तो कहते हैं ना बचपन से ही था सारा कीड़ा मेरे अंदर। दूसरा फिर जब लोगों को देखते हैं, और कुछ ऐसा हुआ, बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं। कोरोना के टाइम पे भी लॉसेस हुए हैं मेरे। 8-9 करोड़ का नुकसान मैंने झेला है जी। रियल एस्टेट में। तो एक थोड़ा सा लगता था कि डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं। और म्यूजिक पहले बोलते थे कि भाई एक थेरेपी ऐसी है जो आदमी के माइंड को रिलैक्स करती है। आपकी बॉडी है, आप जिम जाकर बना सकते हो, आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो
उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बट आपको दिमाग का अगर रिलैक्स चाहिए तो या तो आप म्यूजिक के शौकीन हो सुनने के, और अगर गा सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है। मगर गाना तो सुरों की जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। बस वो था मेरे को, जब लोग बोलने लगे और मैंने भी कुछ देखा कि हाँ अच्छा है, तो मैंने और बेटर किया उसमें, मैं और अच्छे से गाने सुनने लगा। सॉन्ग्स की पकड़, बीट कहाँ से लेते हैं कहाँ छोड़ते हैं, वो मैंने सीखी धीरे धीरे। सब कुछ मैंने अपने यही गाड़ी में बैठा रहता था, जैसे गाने सुनता हूँ, घर पे लीड लगा के मैंने सुना है। फिर मैं अपने कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट खरीद के घर में रखे, उनसे भी मैंने प्रैक्टिस करी। तो कभी भाभी ने मजाक नहीं बनाया आपका कि क्या करते रहते हो वो गाते हो? होता था अक्सर ऐसा, मतलब मेरे को जब मैं बात करता था कि गाना कैसा, तो वो मना करती कि नहीं, मतलब गाते क्या हो, बेकार है तो। फिर बट मैं कई बार जब घर गया हूँ तो मैंने खुद देखा वो मेरे गाने सुनती है टीवी पे, अच्छा स्क्रीन पे लगा के, जो मैं यूट्यूब में डालता हूँ तो वो भी सुनते। फिर धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि हाँ ये अच्छा गाते। फिर वो अभी 1-2 शो में आना भी स्टार्ट हुई है। जी। लोगों ने तारीफ़ करी तो मेरा और हौसला बढ़ा उसके बाद। तो जैसे सिंगिंग शुरू की आपने स्टेज की, उसके बाद जो है इवेंट भी आप करते हैं, तो वो कैसे मन में ख्याल आया क्या? उसका था कि एक तो सिंगिंग हम कैरोके करते हैं, स्टूडियो में गए, स्टूडियो एक 4 दीवारी में हुआ, वहीं तक सीमित था। फिर मेरे एक दिमाग में आया कि कुछ एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जहाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ प्रोग्राम करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं इस लाइन में। भी एक शो रखा, कोई भी सिंगर इकट्ठे किए, तो उसमें जो हमारे सुनने वाले लोग आते हैं, अपना टाइम जो 4-5 घंटे देते हैं, हम उनको बुलाते हैं, बट उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जब आप एक प्रोग्राम रखोगे, जो पैसे दे के गाते हैं लोग, वो गाते हैं जो अभी सीख रहे हैं, बट सुनने वालों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। तो हमने फिर एक 10 कदम से मैं इंस्पायर हुआ था, जो सलमान खान का एक प्रोग्राम आता था 10 कदम पहले, वो एक अलग था, हमने इसको एक म्यूजिक की लुक दी है। तो हमने 10 दिल्ली के जो अच्छे सिंगर्स हैं, जिनमें बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जो अपने अपने मुकाम पे भी हैं, इंद्रपाल भी हैं, दिल्ली पुलिस में सब जानते हैं उनको, एक हरविंदर मलिक हैं, वो दिल्ली पुलिस में ही है, समर खान है, मौमिता जी हैं, मैं हूँ, ऐसे ही टोटल मिला के 10 लोगों की हमने टीम तैयार करी है। और हम जो ये प्रोग्राम रखते हैं, ये हम आपस में कंट्रीब्यूशन से रखते हैं। फिर जितने लोग हम सुनने के लिए बुलाते हैं अपने जानकार, उनको हम सब खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। तो उनको अगर वो 5 घंटे भी वहाँ देते तो वो दिन उनको याद रहता। मतलब एक क्वालिटी का शो क्वालिटी का शो, हो जाता है। बिल्कुल। तो उसी उन 10 लोगों को लेकर ही आप जो है बड़े इवेंट भी करते हैं? अभी हमने प्लानिंग करी है उसकी, अभी मैंने पूरी, आज हम मीटिंग रख रहे हैं उसकी। आज उसमें ये एजेंडा हो कि हम इसको पेटेंट भी करा रहे हैं 10 कदम को, और मुझे बाहर से ऑफ़र आने लगे हैं इवेंट्स के लिए कि आप अपनी टीम वहाँ भेजो। तो मुझे इस लाइन में वैसे पैसा कमाने की इतनी चाह नहीं है, अपना प्रॉपर्टी के काम से कमाता हूँ, और जो 10 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आगे जो भी इवेंट मिलेंगे वहाँ से कोई पैसा आएगा तो वो उनमें मैं बांट दूँगा सारा। या किसी न किसी ऐसे भी हमारे एक लड़की हमने अपने साथ जोड़ी है, किरण कश्यप करके, वो थोड़ा सा बेचारी गरीब घर से है, वो हम देखते भी हैं, बट सिंगर की अगर क्वालिटी देखें वो किसी को भी टक्कर देती है। तो उसको हमने जोड़ा है। अब आगे मैंने प्लान किया कि उसका खर्चा जो भी होगा मैं उठाऊंगा उसका, मैंने बोला भी है। जैसा कि आपका मिशन भी है कि जो जो जिनके अंदर टैलेंट है उनको ऊपर उभारना है, चाहे गरीब तबके से हैं तो उनकी मदद करनी है। तो इसकी मदद की जो है प्लानिंग के तहत उसकी वो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ योगेश मलिक साहब, उनको देखते रहिए। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक के पास मिलते हैं। सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश मलिक साहब, जो कि सिंगर हैं। तो सिंगर हैं तो जाहिर सी बात है कि टैलेंट उनका पता लगना चाहिए हमारे दर्शकों को। मैं चाहूँगा योगेश जी, आप एक हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाकर भी बताएं कुछ कि किस तरह का आपका टैलेंट है। लोग एक मेरा काफ़ी फेमस भी है गाना, कवर सॉन्ग ही है, उसमें मैं वीडियो में भी हूँ जी। वो जब मैं इस लाइन में आया था स्टार्टिंग में, तब मैंने गाया था। मेरा फेवरेट भी है, धर्मेंद्र जी का सॉन्ग है। उनसे मैं मिलके भी आया था, उनसे शेयर भी किया था, उनके घर, उनके फार्म हाउस पे भी मुंबई गया था जी। तो वो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास
तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर नाम भी तो बता दो, कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं, बस ये कलाकार हैं हम तो, वो ध्यान में रख के उसी को बस कॉपी करते हैं जो चला रहा है। जब मन के भाव निकल कर आते हैं तो मन में कुछ होता है, ऐसा भी होता है। नहीं, वो कोई भी हो सकते हैं, पल पल माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इवेंट की बात चल रही थी हमारी कि आप इवेंट भी अच्छा करते हैं, तो अगली प्लानिंग क्या है अब आप इवेंट्स को लेकर? अभी एक और हमारा शो चल रहा है जो हमने स्टार्ट किया था। पहला प्रोग्राम हमने किया था दिल्ली के श्री राम सेंटर में, काफ़ी बड़ा शो हुआ था, उसमें बॉलीवुड तक के लोग आए थे और हमारे कुछ फेमस चेहरे हैं, जैसे शंकर सानी जी थे, उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया था, मैं भी उनके साथ किया था। दिल्ली के बेहतरीन सिंगर थे, उसमें करीब हमने 35 गाने किए थे। और उसका मकसद भी ये है कि एक इस लाइन में मुझे आना था, तो एक लेवल मेंटेन हम करें, अच्छा जो लोग आए हैं उनको सुनने का सही मौका मिले, और मुझे इवेंट लाइन में भी आगे जाना है। ठीक है, मैं बड़े बड़े इवेंट करने की प्लानिंग है। मैं 5 साल से अपना एक जो प्रोडक्शन हाउस मैंने बनाया था, आबी प्रोडक्शन हाउस जी। उसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ 2 प्रोग्राम किए थे दिल्ली में, जो कोरोना टाइम में हुआ था। उसका वीडियो आज तक भी बहुत वायरल है और सोशल मीडिया पे भी है। वो एक फैशन शो था। उसके बाद एक हमने देहरादून में किया था, कॉन्सेप्ट बेस था देहरादून वाला भी। उसके अंदर जैसे कि फैशन शो में ज़्यादातर देखा होगा कि एक अलग टाइप का होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे हमने राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनको दर्शाया था उन्हीं की ड्रेस में, बट वो पूरा का पूरा फैशन शो की एक लुक में देखे। देहरादून का एक फेमस रिजॉर्ट है संजीवनी, वहाँ पे हमने 2 रात का स्टे किया था। सभी मॉडल्स दिल्ली से गए थे, वो हमने किया। उसके बाद फिर अब मैंने जो द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो सीजन 1 सीजन 2 2 में कर चुका हूँ। पहला मैंने श्री राम सेंटर, दूसरा मैंने इस्लामिक सेंटर में, और तीसरा भी हम 7 सितंबर को करने जा रहे हैं, वो भी इस्लामिक सेंटर में। इसके अंदर भी हम जो दिल्ली का सबसे बढ़िया बैंड है टोरमी बैंड और प्रकाश साउंड, इनका हम कॉम्बिनेशन रखते हैं, और हमारी जो एंकरिंग करते हैं वो डॉक्टर इमरान है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमने बनाया। इसमें भी हम आगे तक पूरी जाने की प्लानिंग है कि और अच्छा अच्छा हम करते जाएं। अच्छे अच्छे लोगों को इसमें हम डालते हैं। हर बार हमारे सिंगर भी चेंज होते हैं, और कोई इनमें से हो सकता है कि किसकी किस्मत कहाँ चमक जाए, क्योंकि मेरे यहाँ बॉलीवुड से एक मेरे जानकार हैं डायरेक्टर, वो भी आते हैं, वो 4 फिल्में बना चुके हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हो सकता है कभी नज़र पड़ जाए, उनमें से कोई सिंगर उठा ले और उसकी किस्मत चमक जाए। तो उसका भी हमारा यही प्लान है आगे तक लेके जाने का। तो जो अहम अहम है आपका जो मकसद है आपका इसके इस फील्ड में आने का, एंटरटेनमेंट की फील्ड में, कि जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी आपने ऑनर करना है, या मतलब उनकी प्रमोशन के लिए काम करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कतें भी बहुत सारी आती होंगी, क्योंकि पैसा खर्च होता है और फिर समय लगता है। आपका बिजनेस भी, आप वो भी सफ़र करता होगा, आपका बिजनेस भी। तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? ये एक्चुअली मैं जैसे बता रहा था कि मैं पैसा कमा लेता हूँ भगवान की दुआ से थोड़ा रियल इस्टेट में, और हर आदमी, मैंने सुना भी है पहले और करना भी, जैसे कहते हैं कि हम पैसा कमाते हैं तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने के कई तरीके होते हैं। आप कहीं रोड पे हो, कोई आदमी विकलांग है, रास्ता पार नहीं कर पा रहा, हाथ पकड़ के पार करा दे, वो भी हमने हेल्प करी किसी की। दूसरा, कोई पैसे से मदद करता है। मैं इस लाइन में हूँ, मुझे पता कि हाँ, एक शो मैंने किया था, करीब 3.5 लाख रुपये का खर्चा मेरा आता है एक शो को करने में। कुछ पैसा मैं अपनी पॉकेट से लगाता हूँ, बट वो मैं उन लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं सिंगिंग में। और एक सीधी सी बात है, अगर मैं इसको एक एज ए बिजनेस देख रहा हूँ तो पहले मैं अपना एक दायरा सेट कर रहा हूँ, एक लेवल सेट कर रहा हूँ कि लोग जुड़ें, और एक बेंचमार्क सेट हो कि हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो लोग खुशी से हमारे पास आएँ, देखें कि भाई यहाँ एक क्लास शो होता है, हम इसमें जाएंगे, उसका पार्ट बनेंगे। तो उसको आगे तक हम ऐसे ही बढ़ाएंगे। फंड्स का अरेंजमेंट कुछ हो जाता है, कुछ हमारे जो चहेते लोग हैं वो अपने आप देते हैं, कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ, इतनी दिक्कत। हम अगर जैसे सिंगिंग की बात करें तो रियलिटी शो पर आते हैं हम। जैसे रियलिटी शो में देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, हर स्टेट में ऑडिशन होते हैं, कई कई ऑडिशन होते हैं, और उसमें हज़ारों हज़ारों बच्चे जाते हैं, और वो बच्चे सारे तैयारी किए हुए होते हैं। वो सोचते हैं अपने आप को सिंगर हैं हम, किसी न किसी लेवल पे तो वो गाते गा ही रहे हैं, या उनको सीखा है या सीख रहे हैं, जो भी कुछ है, वहाँ ऑडिशन के लिए जाते हैं। इस तरह हर स्टेट से बच्चे, मतलब लाखों बच्चे जो कहीं
वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो टेलीविज़न पे जो दिखाई देते हैं 8-10 बच्चे। तो उन जो बाकियों का जो फीचर है या उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लगता नहीं आपको कहीं न कहीं ये शोषण हो रहा है रियलिटी शो के नाम पर? देखो, जो बड़े टैलेंट शो हैं, आप कोई भी शो उठा लो, उसमें एक बार भी कोई टीवी पे आ गया, अगर वो ऑडिशन में भी आ गया टीवी के अंदर, सोनी जैसे चैनल पे जो आते हैं, तो वैसे भी उसकी लाइफ बन जाती है। उसको इतना काम फिर मिलना शुरू हो जाता है कि वो अपना गुजारा कर लेता है। टॉप 10 में जो आगे, उनकी तो ज़िंदगी बन जाती है। 3 या 4 एपिसोड भी अगर निकाल लिए तो वो पार हो जाते हैं फिर। ये हमने बहुत जगह देखा है। और बाकी कई बार कहते हैं उनकी गायकी और हमेशा एक आदमी की जो एक फेस वैल्यू बनती है, उनका बात करने का तरीका, उनका एक कहते हैं ना कि लुकिंग वाइज भी अगर अच्छे हैं, आप कभी भी देखना सिंगिंग में जिन जो गुड लुकिंग है, क्योंकि वैसे तो पर्दे के पीछे का काम है, बट अगर उसको शोज भी करने हैं पब्लिक के सामने तो परफॉर्मर भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से 10 लोग होंगे, उनमें से 2-3 ऐसे निकलते हैं जो परफॉर्मर भी होते हैं, तो वहाँ पे निकल जाते हैं। बट हाँ, छोटे लेवल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम दिल्ली जैसी जगह में बैठे हैं, यहाँ बहुत से लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने भी देखा है और मैंने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाए कई जगह। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने 100 बच्चे इकट्ठे कर लिए, सबसे मान लो 100-100 रुपये भी ले लिए, तो उनके तो पॉकेट में कुछ पैसा आ गया। उनमें से अगर वो 3 बच्चे भी निकाल लें, ठीक है, वो छटनी करके आके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही लोग रहते हैं, बट उनको तुम आगे कुछ काम तो दो फिर, तो वो नहीं होता। वो मैंने भी कई जगह देखा है। तो हम ऐसा कोई भी काम करेंगे तो हम पूरा कमिटमेंट के साथ करेंगे। आगे हम भी कोई एक ऐसा शो, अभी प्लानिंग चल रही है हमारी, जब हम लेके आएंगे तो हमारा पूरा कमिटमेंट के साथ होता। फॉर्म पे हम लिख के देंगे कि अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको हम गाने के भी चांस देंगे और आगे भी उनको बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। योगेश मलिक जी हमारे साथ हैं, क्योंकि सिंगर हैं जैसे कि हम देख रहे हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर है, तो हम चाहेंगे एक दर्शकों को एक गाना और आप सुनाएं कोई, ओके, ठीक है जी। कौन सा सुनना चाहोगे आप? जो आपको पसंद हो। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसनी। मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, सबका मनोरंजन करते हैं, आपका खुद का मनोरंजन कैसे होता है? मेरा काम है सबसे पहले, अपना काम के बाद में मेरा पूरा का पूरा टाइम, मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, लोगों के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रखने का शौक़ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बनते हैं वो कभी छूटते नहीं हैं, क्योंकि मेरा किसी के साथ भी जब मैं दोस्ती करता हूँ मेरा लालच नहीं होता कभी भी। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं किसी से वैसे नहीं लेता कुछ भी। दोस्ती में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खर्च भी कर देता हूँ। और जब भी मेरे को कोई भी टाइम मिलता है, मैं अगर गाड़ी में भी जाऊँगा तो भी मेरे पास म्यूजिक चलता रहेगा। मैं कहीं बैठूँगा या कहीं, आजकल मतलब जो वक्त आपके पास निकलता है बिजनेस से, कारोबार से, तो सब आप जो है दोस्तों पर और म्यूजिक पे खर्च करते हैं। बिल्कुल। और मेरी प्लानिंग और भी है, एक और आगे मैं आपको बता दूं, मेरा जो होम टाउन है वहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी है। मैं गांव में, मेरी बात भी हुई है अपने भाइयों से और फादर से, मैं वहाँ पे एक बड़ा कुछ फार्म हाउस भी बनाने जा रहा हूँ। उससे मेरा मकसद है कि मैं अपने गांव से थोड़ा दूर रहूँ, गांव के साथ कनेक्ट होऊंगा। उसमें जितने भी अब ओल्ड एज के लोग हैं जिनके साथ मेरा बचपना बीता है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, उनका जैसे आँखों का ट्रीटमेंट होता है, वो सारा मैं वहाँ पे करूँगा। परमानेंट एक ऐसी डिस्पेंसरी में बनाऊँगा कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहीं। ये बहुत बड़ी सेवा का काम होगा कि जो गांव देहातों से लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते कई बार। ये तो अच्छा सोचा है आपने। तो ये भी मेरी प्लानिंग में है और इस पे काम मैं जल्दी 2 महीने में। मगर जब गांव की बात चल रही है तो मैं एक और बात और पूछना चाहूँगा कि गांव के जो पुराने देहाती लोग हैं, जैसे आपके फादर होंगे, तो इसे गाने बजाने वालों को क्या कहते हैं वो? नहीं, उनको आइडिया तो है कि मैं गाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते ये क्या काम ले लिया तूने भांडों वाला? ना ना, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वे में अभी कहीं बड़े उस पर नहीं गया हूँ ज़्यादा। बट वो सुनते हैं, सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पुराने गाने गाता हूँ। मैं रफ़ी साहब को गाता हूँ, मैं किशोर कुमार जी को, मुकेश को, मतलब वर्सेटाइल आप बोल सकते हैं। मैं किसी को भी गा सकता हूँ, ये भगवान का थोड़ा एक आशीर्वाद है।
तो जो गाने मैं गाता हूँ ऐसे कुछ नहीं है कि उनको सुन के ख़राब लगे, वो वही है जो उनके दौर के भी गाने हैं, तो उनको अच्छा लगता है। अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया, मगर अब से 30-40 साल पहले अगर जाएँ तो जितने भी कलाकार हैं इनके सबका अगर बैकग्राउंड उठा के देखें तो इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सबने विरोध किया। इस लाइन को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि अब तो हर बड़े-बड़े घरों के बच्चे भी इसमें उतर रहे हैं, और हर घर में अब तो कलाकार जो है, आप देखते हैं कि यूट्यूब के ज़रिए जो टैलेंट है वो उभर कर आ रहा है, सामने सब दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग भी आपने बताई, और आपने बताया कि गांव में एक डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं, तो आप जो दिल्ली में जो स्टेज की जो है, जो सिंगर है, उभरते हुए कलाकार है, खासतौर से आप दिल्ली के लिए काम करें, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं यही बोलूँगा कि इधर उधर की लोगों के बातों से बचें, अपना रियाज करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे तक जाना है, क्योंकि गला पक्का होना बहुत ज़रूरी है। गला पक्का होता है रियाज से। हम लोगों ने तो वो नहीं किया, बट रियाज बहुत ज़रूरी है अगर आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो। और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें जितनी हो सके। सिंगिंग में यही होता है, एक बहुत अच्छे इंसान बनो, वो ज़रूरी है। आप में अगर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है और आप ऐसे इंसान हैं कि आप ढंग से किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप दूर तक नहीं जाओगे। ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। व्यवहार जो है बहुत दूर तक आपको इंसान को ले जाता है। एक बार को अगर उसके टैलेंट में भी थोड़ी कमी है, मगर व्यवहार अच्छा है, तो उसको आगे चांस मिलने की उम्मीद रहती है। अगर टैलेंट होने के बावजूद आपके अंदर अगर अहंकार है, तो वो आपको ऐसे बहुत से सिंगर हैं बॉलीवुड के जो टॉप लेवल पे गए हैं, बट उनके एटीट्यूड की वजह से कई बार हमने रियलिटी शो में भी देखा है, उनकी बदतमीजी हुई लोगों ने, क्योंकि पब्लिक जो जनता जनार्दन जो होती है ना, वही चढ़ाती है वही गिराती है। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोग कहाँ पहुंचकर एकदम से डाउन हुए, वो गायब ही हो गए, आज तक नहीं है। तो इन चीज़ों से उसको बचना चाहिए। कि वैसे भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ आदमी है ना, वो उसकी सोच अलग ही होती है, उसका दिल और दिमाग भी अलग होता है, सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं ज़्यादातर। तो जो म्यूजिक और मीडिया के लोग हैं, मतलब जो, तो उनको बारे में तो पहले से कहा जाता है कि ये तो सब मोहब्बत को जो है फैलाने वाले लोग हैं, मोहब्बत के पुजारी हैं सब ये लोग। तो मोहब्बत ही सबसे अहम जो है होती है, उसी उसी एंगल से सब बिना किसी भेदभाव के सब लोग एक दूसरे से जो ये इंडस्ट्री जो इसी बात के लिए, मोहब्बत के लिए पहचानी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू जी। और मैं एक बात आपके लिए भी कहना चाहूँगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं जुड़ा हूँ, बट मैं शायद आपके 3-4 प्रोग्राम में गया हूँ, गाना भी गाया, और जो मैं देखता हूँ आपका भी योगदान कम नहीं है। हम लोग तो जो लगे हुए हैं, बट आप एक पूरा जो ग्रुप को जोड़ के रखते हैं ना, बिल्कुल जाति से अलग हट के, वो भेदभाव नहीं है आपके यहाँ। हर पार्टी के लोग भी होते हैं, मैं देखता रहता हूँ, हर तरह का लोग आपसे जुड़ता है। आपका व्यवहार, एक बात करने का तरीका, वो मुझे भी बहुत पसंद है, और आपकी जो टीम है उसको भी मैं नहीं, मैं तो एक संदेश जो है ये देने की कोशिश करता हूँ समाज में, कि लोग जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, कि धर्म धर्म तो कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी नफरत की बात नहीं सिखाता। हम धार्मिक तो तब बनेंगे पहले इंसानी बन जाए। तो मेरा तो मकसद ये रहता है कि इंसान इंसानी बन के रहे तो बहुत बढ़िया बात है। धर्म का पालन करना तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, ये थे हमारे साथ योगेश मलिक जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया 2-4 बातें इन्होंने ऐसी कही हैं जो कि समाज के बहुत काम आने वाली हैं। जिसमें जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, व्यवहार इंसान का बहुत बुलंदियों तक ले जा सकता है, और अहंकार इंसान को बुलंदियों से नीचे पहुंचा सकता है। और सिंगिंग की जहाँ तक बात है, रियाज़ बहुत ज़रूरी है। जो उभरते हुए सिंगर हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की है इन्होंने अपने साक्षात्कार में, कि जो रियाज़ करेंगे तो एक अच्छे गायक बन सकते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए।